हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ हीना। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अकबर के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हम इनके दादा बाबर और इनके पिता हुमायूं के विषय में पढ़ चुके हैं। जैसा कि आपको पता है, ये हमारा चल रहा है मध्यकालीन भारत, जिसमें हम मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी, उनके बारे में हम पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। फिर उनके उत्तराधिकारी हुमायूं के विषय में पढ़ चुके हैं। हुमायूं के उत्तराधिकारी अकबर के बारे में आज की इस वीडियो में हम अपना ये कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अकबर का जो शासन काल था वो 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा। 1556 में ये शासक बने और 1605 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। अब अकबर के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन अकबर था। अकबर का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन अकबर। इनका जो जन्म था वो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था। अमरकोट में इनका जन्म हुआ था राजा वीरसाल के यहाँ पर। इनका जन्म उस समय हुआ जब इनके पिता हुमायूं निष्कासित जीवन व्यतीत कर रहे थे। शेरशाह सूरी ने उन्हें हरा दिया था, पराजित कर दिया था और वे दिल्ली छोड़कर कहाँ चले गए थे? सिंध प्रांत में चले गए थे। उसी समय निष्कासित जीवन व्यतीत करने के दौरान ही अकबर का जन्म होता है अमरकोट में। इनके पिता का नाम हुमायूं था तथा माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। इनके पिता का नाम हुमायूं और माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। इनका राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 कालानौर पंजाब में हुआ। कालानौर ये जो जगह है ये कहाँ पर है? पंजाब में। यहाँ पर इनका राज्याभिषेक हुआ। इनका जो राज्याभिषेक था वो अचानक ही करना पड़ा। अचानक ही इनका राज्याभिषेक हुआ, जिसका कारण यह था कि इनके पिता की जो है वो मृत्यु हो जाती है दिल्ली में 1556 ईस्वी में, और राजा बनाने के लिए अकबर का उस समय राज्याभिषेक करना पड़ता है। उस समय जो अकबर थे वो पंजाब में थे और वहीं पर ही इनका राज्याभिषेक कर दिया जाता है, इन्हें राजा बना दिया जाता है। जिस समय इनका राज्याभिषेक हुआ उस समय अकबर की आयु मात्र 14 वर्ष थी। इतनी कम उम्र में ही ये शासक बन गए और बैरम खां के संरक्षण में इन्होंने शासन किया। बैरम खां जो थे वो इन्हें ये प्यार से क्या बुलाते थे? खान बाबा कहकर भी बुलाते थे। बैरम खां के संरक्षण में अपना जो प्रारंभिक जीवन था, प्रारंभिक जीवन में जो इन्होंने शासन किया अकबर ने, वो बैरम खां के संरक्षण में किया। बैरम खां की देखरेख में इन्होंने अपना शासन किया। बैरम खां को बाद में वजीर के पद पर भी इन्होंने रखा। अपने शासनकाल में इन्हें वजीर का पद भी दिया। अब हम पढ़ते हैं कि जो अकबर थे उन्होंने अपने राज्य विस्तार के लिए कौन कौन से युद्ध करे, या राज्य अपना जो साम्राज्य था उसको बढ़ाने के लिए इन्होंने कहाँ पर अपना अधिकार क्षेत्र करा, उसको अपने अधिकार पाने के लिए इन्होंने कौन कौन से युद्ध किए। तो अकबर का जो पहला युद्ध था वो था पानीपत का द्वितीय युद्ध, जो का हुआ 1556 ईस्वी में पानीपत का युद्ध हुआ। ये बात उस समय की है कि जब अकबर जो था वो पंजाब में कालानौर में था। यहाँ पर इसका राज्याभिषेक हो गया और ये राजा बन गया। लेकिन जब दिल्ली में इनके पिता की मृत्यु होती है, दिल्ली में इनके पिता हुमायूं की जब मृत्यु हो जाती है 1556 में, इस बात की जानकारी पाकर जो अफगान शासक होते हैं वो क्या करते हैं? दिल्ली पर अपना कब्जा कर लेते हैं। अफगान शासकों में भी कौन? जो हेमू होता है, हेमू दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। हेमू हिंदू शासक दिल्ली और आगरा पर अपना कब्जा कर लेता है। अकबर इससे दिल्ली की गद्दी वापस पाने के लिए क्या करते हैं? इसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, दिल्ली की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। और इनका जो पहला युद्ध होता है हेमू का और अकबर का मुकाबला होता है पानीपत नामक स्थान पर। पानीपत में हेमू और अकबर का आमना सामना होता है और यहाँ पर ही इनका युद्ध होता है। इसीलिए इस युद्ध को क्या कहा जाता है?
पानीपत का द्वितीय युद्ध। इससे पहले हमने पढ़ा था पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में, जो 1526 ईस्वी में हुआ था, और वे किसके मध्य हुआ था? अकबर के जो दादाजी थे बाबर, उनके और इब्राहिम लोदी के मध्य वह युद्ध हुआ था, जिसके बाद क्या था, बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। उसके बाद ही भारत में मुगल साम्राज्य आया था, और ये था पानीपत का द्वितीय युद्ध, जो हेमू और अकबर के मध्य हुआ। किसके लिए? हेमू से अपना दिल्ली और आगरा का क्षेत्र मुक्त कराने के लिए अकबर ने इस पर आक्रमण कर दिया, हेमू पर, और पानीपत क्षेत्र में इनका आमना सामना होता है, और यहाँ पर जो युद्ध होता है इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? पानीपत का द्वितीय युद्ध कहा जाता है। हेमू जो था वो अफगान सरदारों का पहला हिंदू शासक था। हिंदू शासक जो था वो एकमात्र हिंदू शासक था। हेमू अफगान सरदारों का एकमात्र हिंदू शासक था, जिसने कि दिल्ली पर शासन किया। दिल्ली पर शासन करने वाला, मध्यकाल में दिल्ली पर शासन करने वाला हेमू एकमात्र अकेला शासक था। पानीपत के युद्ध में अकबर हेमू को पराजित करता है। इन दोनों के बीच में भयंकर युद्ध होता है, और हेमू की सेना भी बहुत ही शक्तिशाली थी और बहुत बड़ी सेना थी, और अकबर की तरफ से जो युद्ध कर रहा होता है वो कौन कर रहा होता है? क्योंकि इस समय अकबर की आयु मात्र कितनी होती है? ये युद्ध हुआ था 1556 में, और उस समय अकबर की जो उम्र होती है मात्र 14 वर्ष होती है। तो इसकी तरफ से जो युद्ध कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? बैरम खां। बैरम खां के संरक्षण में ये युद्ध हो रहा होता है। हेमू इस युद्ध को जीतने वाला ही होता है, लेकिन अचानक से क्या होता है कि वह हाथी पर बैठा हुआ होता है, और एक तीर आकर अचानक से इसकी आंख पर लग जाता है, और ये अपना संतुलन खो बैठता है, और क्या है, हाथी से नीचे गिर जाता है, और जो इसकी पूरी सेना है उसमें हलचल मच जाती है, और ये खबर फैल जाती है कि हेमू क्या है? मारा गया है। इसी बीच बैरम खां हेमू को बंदी बनाकर अकबर के सामने लेकर आते हैं, और वहां पर इसकी हत्या कर देते हैं। इसका जो गर्दन है उसके धड़ से अलग कर देते हैं, और हेमू की हत्या कर दी जाती है, और अकबर क्या है? दिल्ली का शासक बन जाता है। तो एक बार 1556 में वो समय आया था जब मुगलों को यह एहसास होने लगा था कि शायद दिल्ली का जो राज्य है वो उनके अंदर से फिर निकलने वाला है, उनके कंट्रोल से फिर बाहर जाने वाला है, क्योंकि वहां पर किसने आक्रमण कर लिया था? हेमू ने आक्रमण कर लिया था। लेकिन बैरम खां की बदौलत ये वापस दिल्ली पर अपना कब्जा करने में समर्थ होते हैं, और एक बार फिर से यहाँ पर अपना शासन क्या है? स्थापित कर लेते हैं। अब हम पढ़ते हैं कुछ बैरम खां के विषय में। 1556 से लेके 1560 ईस्वी तक अकबर ने जो पूरा शासन था वो बैरम खां के संरक्षण में किया, क्योंकि उस समय उसकी आयु बहुत कम थी। जब तक ये 18 वर्ष का नहीं हुआ तब तक ये क्या है कि बैरम खां के संरक्षण में शासन करता है, उनकी देख रेख में पूरा शासन करता है। लेकिन 1560 में क्या होता है कि जो अकबर की दरबार की जो कुछ अन्य अधिकारी होते हैं और जो लोग होते हैं, और उनमें एक प्रमुख थी इनकी धाई माँ, अकबर की धाई माँ, जिन्हें माहम अलंगा के नाम से भी जाना जाता है। धाई माँ और अन्य अधिकारी बैरम खां के खिलाफ किसको भड़का देते हैं? अकबर को भड़का देते हैं, उसके कान भर देते हैं, और उससे ये कहते हैं कि जो तुमसे जो ज्यादा प्रभाव है इस समय जनता के बीच में वो किसका है? बैरम खां का होता है। और अकबर उसकी इन सब की बातों पर यकीन कर लेते हैं, और वो बैरम खां के खिलाफ हो जाते हैं। और अकबर स्वयं भी एहसास करने लगते हैं कि जब मैं छोटा था तो ठीक है, मैं इनके बैरम खां के संरक्षण में अपना पूरा शासन चला रहा था, लेकिन अब मैं इतना बड़ा हो गया हूँ कि मैं अपने साम्राज्य के लिए जो जितने भी कोई भी नियम है, कोई भी कानून है, मैं स्वयं बना सकता हूँ। अपने साम्राज्य के लिए, अपनी जनता के हित में कोई भी निर्णय मैं स्वयं ले सकता हूँ, इस लायक मैं हो गया। तो ये क्या करते हैं? अकबर बैरम खां के संरक्षण से अपने आप को मुक्त करते हैं, जिसके लिए क्या करते हैं? 1560 ईस्वी में 1560 में अकबर बैरम खां को मक्का जाने का आदेश देते हैं। अकबर बैरम खां को मक्का की यात्रा पर जाने का आदेश दे देते हैं। अब जो बैरम खां हैं वो अकबर के इस आदेश का क्या करते हैं? पालन करते हैं, और वो मक्का की तरफ प्रस्थान कर देते हैं, मक्का की तीर्थ यात्रा के लिए चल देते हैं। लेकिन रास्ते में क्या होता है? पाटन नामक स्थान पर, पाटन एक जगह पड़ती है, वहां पर
पाटन नामक स्थान पर इनकी हत्या कर दी जाती है। पाटन नामक स्थान पर मुबारक शाह द्वारा, मुबारक खां द्वारा बैरम खां की हत्या कर दी जाती है। अकबर को जब इस बात का पता चलता है तो अकबर क्या है, बहुत ही दुखी होता है, क्योंकि वह उसके लिए पिता के समान थे, उन्होंने उसकी पूरी देख रेख करी थी। बेशक से कुछ समय के लिए वो लोगों के भड़काए में आ जाता है, लेकिन इसका जो हित है वो बैरम खां के प्रति हमेशा ही रहता है। और जैसे ही इसको इसकी मृत्यु के बारे में पता चलता है तो अकबर क्या है, परेशान हो जाता है। और बाद में वो क्या करता है, इनकी जो पत्नी होती है, इनकी विधवा, उनका नाम क्या था, सलीमा बेगम, बैरम खां की विधवा सलीमा बेगम। अब वह सोचता है कि बैरम खां की मृत्यु के बाद इनको इधर उधर ना भटकना पड़े अपना जीवन व्यतीत करने के लिए, तो वो अकबर क्या करता है, सलीमा बेगम से विवाह कर लेता है। सलीमा बेगम से अकबर विवाह कर लेता है। और इनका एक पुत्र भी था बैरम खां और सलीमा बेगम का, जिसका नाम क्या था, अब्दुल रहीम। उसकी पूरी शिक्षा और उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी अकबर अपने ऊपर लेता है और कहता है कि अब इसका पालन पोषण जो है वो मैं ही करूंगा। और बाद में इन्हीं अब्दुल रहीम को वो खाने खाना की उपाधि भी देता है। किसकी उपाधि देता है, खाने खाना की। आगे हम जब अकबर के 9 रत्नों के विषय में पढ़ेंगे, वहां पर भी इनका नाम आएगा। अकबर के 9 रत्नों में ये शामिल थे, खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना। तो ये थे बैरम खां के जीवन में। यहाँ पर क्या है, 1560 में जब बैरम खां की मृत्यु हो जाती है तो अब अकबर क्या है, पूरी तरीके से स्वतंत्र हो जाता है। अपने सभी निर्णय लेने के लिए, अपना शासन करने के लिए अकबर स्वतंत्र हो जाता है। और इस दौरान बैरम खां के संरक्षण से मुक्त होकर 1561 में क्या है, अकबर अपना साम्राज्य विस्तार के लिए पहला अभियान करता है। अपने साम्राज्य विस्तार के लिए 1561 में अकबर का पहला अभियान है, जो क्या है, स्वतंत्र खुद अकबर कर रहा है, किसी के भी संरक्षण में अकबर नहीं है। कौन सा अभियान है ये, मालवा का अभियान। मालवा का अभियान। यहाँ के जो शासक थे वो थे बाज बहादुर। इनके विषय में कहा जाता है कि ये संगीत प्रेमी थे। अकबर बाज बहादुर को पराजित करता है और मालवा पर अपना अधिकार कर लेता है। बाज बहादुर जो यहाँ के शासक हैं, उनको भी पराजित करता है अकबर, और यहाँ पर मालवा पर अकबर क्या है, अपना अधिकार कर लेता है। अब आता है अकबर अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए अब बढ़ जाता है राजस्थान की तरफ। राजस्थान में जब वो पहुंचता है तो राजस्थान में उस समय क्या था, उस साइड के सारे जो क्षेत्र थे, जितने भी आसपास के जितने भी इलाके थे, जैसे जैसलमेर, आमेर और भी कई सारी जगह थी, बीकानेर, इन सारी जो जगह थी वहां पर राजपूत शासकों का शासन था। और राजपूत आसानी से अकबर के उसमें आने वाले नहीं थे। अकबर को पता था कि राजपूत शासकों को हरा पाना क्या है, बहुत ही मुश्किल काम है। तो वो अकबर क्या करता है कि यहाँ पर अपना शासन करने के लिए 3 नीतियों को अपनाता है। एक तो वह राजपूत शासकों के सामने 3 ऑप्शन रखता है कि या तो वह उनके साथ में वैवाहिक संबंध मतलब स्थापित कर लें, अपने पुत्रियों का विवाह या अपने किसी का भी विवाह अकबर के साथ कर दे। तो इस तरीके से क्या है, वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाएंगे तो वह उनके राज्य को क्या कर देगा, मुक्त कर देगा। या फिर क्या है कि वह जो वहां के जो शासक हैं अकबर की अधीनता को स्वीकार कर ले राज्य से। या फिर क्या करें, तीसरा ऑप्शन उनको ये देता है कि वह तीसरा ऑप्शन ये है कि आप आमने सामने से क्या है उनका मुकाबला करें और युद्ध करें। तो यहाँ पर जो अकबर ने पहला राजस्थान के आमेर क्षेत्र पर जो पहला हमला किया था उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। पहला अभियान था 1562 में आमेर का अभियान। यहाँ के जो शासक थे वो कौन थे, राजा भारमल। ये कछुआ राजवंश थे। कछुआ क्या होते हैं, राजपूत होते हैं।
राजपूतों का एक वंश है। कछवा राजवंश के ये शासक थे राजा भारमल। इनका एक पुत्र था भगवान दास और पुत्री थी हरकाबाई, जिसको कि जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है, हरकाबाई। लेकिन इतिहास में कहीं पे भी इनका नाम जोधाबाई नहीं मिला है, सिर्फ हरकाबाई नाम मिला है, इसीलिए हम इन्हें हरकाबाई के नाम से ही बोलेंगे। तो राजा भारमल को जैसे ही पता चलता है कि अकबर उनके राज्य क्षेत्र की तरफ आ रहा है और यहाँ पर अपना आक्रमण करने वाला है, तो राजा भारमल स्वयं अकबर के पास जाते हैं और उसकी अधीनता को क्या है स्वीकार कर लेते हैं। बोलते हैं कि हम आपके अधीन रहकर ही यहाँ पर शासन करेंगे, आप ही हमारे जो हैं, मतलब ठीक है यहाँ का राजा मैं हूँ, लेकिन हमारे ऊपर जो राजा है वो कौन है? अकबर है। पूरे साम्राज्य का जो राजा है वो अकबर है। राजा भारमल पहले राजपूत शासक थे जिन्होंने अकबर की अधीनता को स्वीकार किया। ये प्रश्न भी आता है कि पहले शासक कौन थे, राजपूत शासक कौन थे जिन्होंने अकबर की अधीनता को स्वीकार किया या अकबर के साथ वैवाहिक संबंधों को जोड़ा? तो वह कौन थे? राजा भारमल। ये क्या करते हैं? अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ कर देते हैं, अकबर के साथ विवाह कर देते हैं। किसका? अपनी पुत्री हरकाबाई का। और ये जो भगवान दास हैं, इनके भी दो बच्चे होते हैं, एक बेटा जिसका नाम है मान सिंह, दूसरी इनकी बेटी जिसका नाम क्या है? मानवई। मानसिंह और भगवान दास यानी कि राजा भारमल का पुत्र और पोता, ये दोनों क्या है? अकबर के दरबार में चले जाते हैं और वहां उसकी सेना में शामिल हो जाते हैं और अकबर के ही दरबार में जाकर अपनी सेवाएं देते हैं। ये मानसिंह क्या है? बाद में अकबर का क्या है? एक महान सेनापति बनता है, जिसे उसने 7000 मनसब की मनसबदारी दी थी। किसको? राजा मानसिंह को। बाद में इसका अकबर का एक महान सेनापति बनता है। और ये जो मानवई थी, इनका विवाह आगे जाकर अकबर के पुत्र किसके साथ हो जाता है? जहांगीर के साथ। जहांगीर के साथ मानवई का विवाह हो जाता है और मानसिंह और भगवान दास दोनों क्या है? अकबर के दरबार में चले जाते हैं और उसकी सेना में सम्मिलित हो जाते हैं और वहां पर अपनी सेवाएं देते हैं। तो राजा भारमल पहले शासक थे जिन्होंने अकबर की अधीनता को स्वीकार किया। अब अकबर अपने साम्राज्य का और विस्तार करता है और उसके लिए वे क्या करता है? गढ़कटंगा नामक एक स्थान है, गोंडवाना क्षेत्र में पड़ता है, वहां पर क्या है? ये आक्रमण करता है। कहाँ का आक्रमण होता है? 1564 में इसका अकबर का होता है गढ़कटंगा का आक्रमण। यहाँ का जो शासक था वो एक छोटा बालक था। वीर सिंह जिसका नाम था, और इसकी जो संरक्षिका थी, इसकी माँ थी जिनका नाम था दुर्गावती। मतलब राजा तो ये होता है, लेकिन संरक्षिका जो इसकी होती है दुर्गावती, इनकी माँ, यही यहाँ का शासन चला रही होती है। दुर्गावती यहाँ का शासन चला रही होती है। कहाँ का? गोंडवाना क्षेत्र में। ये गढ़कटंगा जो है वो गोंडवाना क्षेत्र में पड़ता है। अकबर 1564 ईस्वी में गोंडवाना पर आक्रमण कर देता है और दुर्गावती को पराजित करता है और गढ़कटंगा का जो राज्य है वो अपने राज्य में सम्मिलित कर लेता है। ऐसे धीरे धीरे अकबर बढ़ता जा रहा है और अपने राज्य का क्या है? विस्तार करता जा रहा है। पहले उसने मालवा पर अपना अधिकार करा, फिर राजस्थान की तरफ बढ़ा और वहां पर आमेर पर अपना अधिकार करा और वहां के और भी कई क्षेत्रों पर उसने अपना अधिकार करा, जिसमें क्या था कि वहां के राजाओं ने अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया और वहां के शासक तो मतलब खुद बने रहे, लेकिन जो प्रमुख वहां का जो राजा था वो कौन था? अकबर था। इसके बाद होता है इसका चित्तौड़ का अभियान 1568 ईस्वी में। ये रहा हमारा 1568 ईस्वी में चित्तौड़ का अभियान।
यहाँ के जो शासक थे वो कौन थे? उदय सिंह। उदय सिंह यहाँ के शासक थे और इन्होंने ही क्या थी, उदयपुर शहर की स्थापना की थी। तो अगर प्रश्न आता है कि उदयपुर शहर की स्थापना किसने की, तो उदय सिंह ने उदयपुर शहर की स्थापना की थी। अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया और यहाँ के जो राजा हैं उदय सिंह, उनको युद्ध में पराजित किया और चित्तौड़ पर अपना क्या है, पूरा का पूरा आक्रमण कर लिया। यहाँ जब ये उदय सिंह हारने वाले होते हैं तो ये क्या करते हैं कि यहाँ से भाग जाते हैं और जाकर जंगल का आश्रय ले लेते हैं, जंगल में जाके छिप जाते हैं। इसके बाद अकबर बढ़ता है गुजरात की तरफ 1571 में। ये सारा अकबर अपने क्या है, साम्राज्य का विस्तार कर रहा है, उसके लिए जगह जगह पर आक्रमण कर रहा है और उन सारे राज्य को क्या है, अपने राज्य क्षेत्र में मिला ले रहा है, अपने साम्राज्य का क्या है, बढ़ा रहा है, अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा है। 1571 में होता है गुजरात का अभियान। गुजरात अभियान। गुजरात के जो शासक थे उस समय कौन थे, वो मुजफ्फर खां। मुजफ्फर खान क्या है, अकबर का विरोध करते हैं। किस बात का, कि वो जो अपना साम्राज्य बढ़ाते बढ़ाते हर तरफ को बढ़ रहा है, गुजरात की तरफ भी बढ़ता है, तो मुजफ्फर खान इनका विद्रोह करते हैं और इनके अकबर और मुजफ्फर खान के बीच में युद्ध होता है और इस युद्ध में मुजफ्फर खान की हार होती है और अकबर क्या है, गुजरात पर भी अपना शासन कर लेता है, गुजरात क्षेत्र को अपने अधीन कर लेता है। गुजरात को अकबर अपने राज्य क्षेत्र में सम्मिलित कर लेता है। गुजरात को जीतने के बाद अकबर के जो प्रशासनिक उसमें सुधार आते हैं, वो क्या होते हैं, अकबर क्या है, ये गुजरात क्या है, उस समय का व्यापारिक दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था वो कौन सा था, गुजरात था, क्योंकि यहाँ पर क्या था, समुद्र था और समुद्र के रास्ते से क्या था, विदेशों से व्यापार जो था वो आसानी से हो सकता था, क्योंकि यहाँ पर बंदरगाह था। तो यहाँ से क्या है, अकबर की आमदनी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है और गुजराती वह, इसके बारे में एक पॉइंट ये भी इम्पोर्टेंट है कि अकबर ने यहाँ तक 1571 तक अपने जीवन में क्या था, समुद्र नहीं देखा था। गुजरात अभियान के दौरान ही अकबर ने पहली बार क्या है, समुद्र को देखा था। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि अकबर ने प्रथम बार समुद्र को किस अभियान के दौरान देखा, तो कब देखा, गुजरात अभियान के दौरान। अकबर ने प्रथम बार समुद्र को गुजरात अभियान के दौरान देखा। गुजरात अभियान के दौरान अकबर ने क्या है, समुद्र को देखा। और यहाँ पर ही अकबर पहली बार किससे मिलता है, पुर्तगालियों से। यूरोपियों से भी यहाँ पर अकबर की पहली मुलाकात जो होती है वो कब होती है, गुजरात अभियान के दौरान ही पुर्तगालियों से अकबर की पहली मुलाकात होती है। पुर्तगालियों से भी अकबर यहाँ पर ही मिलता है गुजरात अभियान के दौरान। अब इसके बाद आता है 1576 ईस्वी में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा अभियान है अकबर का, हल्दी घाटी का अभियान।
1576 का हल्दी घाटी अभियान। हल्दी घाटी अभियान जो हमारा है वो चित्तौड़ अभियान से जुड़ा हुआ है। जब वो अकबर चित्तौड़ पर आक्रमण करता है उस समय वहां के राजा कौन थे? उदय सिंह थे। और जब वो अकबर से हारने वाले होते हैं तो वो क्या होते हैं? इस क्षेत्र को छोड़कर चले जाते हैं। तो इनका जो पुत्र है 1572 में जब वो शासक बनता है, जिसका नाम क्या है? उदय सिंह के पुत्र का नाम, उदय सिंह के पुत्र का नाम राणा प्रताप। ये क्या है? अकबर से अपने राज्य चित्तौड़ के कुछ क्षेत्र पर मतलब वापस से अपना अधिकार कर लेते हैं। चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लेते हैं। और अकबर इसीलिए इनके खिलाफ क्या करता है? अभियान करता है, हल्दी घाटी का अभियान, जिसको हम हल्दी घाटी अभियान के नाम से जानते हैं। यहाँ पर क्या होता है? हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य क्या होता है? युद्ध होता है। और इस युद्ध में महाराणा प्रताप की हार होती है और महाराणा प्रताप यहाँ से भागकर जंगल की तरफ चले जाते हैं और ये प्रण लेते हैं कि जब तक वह एक बार दोबारा से अकबर से अपने राज्य को मुक्त नहीं करा लेंगे तब तक ना तो वह बिस्तर पर सोएंगे, मतलब जमीन पर ही लेटेंगे, और अन्न का कोई दाना नहीं खाएंगे, घास की रोटी बनाकर खाएंगे और अपने पूरे जीवन काल तक वह अपने इस प्रण को अपनाते हैं। अब उत्तर भारत के इन क्षेत्रों को जीतने के बाद अकबर बढ़ता है दक्षिण भारत की तरफ। दक्षिण भारत में अकबर सबसे पहला जो अभियान करता है वो कहाँ करता है? अहमदनगर का। सबसे इम्पोर्टेंट जो अभियान है इसका अहमदनगर का अभियान। अहमदनगर का अभियान ये है 1581 ईस्वी में। यहाँ की जो शासिका होती है वो कौन है? चांद बीबी। इनके और अकबर के मध्य युद्ध होता है और इस युद्ध में अकबर चांद बीबी को पराजित कर देता है और अहमदनगर पर अपना अधिकार कर देता है। अकबर की विजय होती है और चांद बीबी पराजित होती है और अहमदनगर अकबर अपने राज्य क्षेत्र में कर लेता है। अहमदनगर को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? अहमदनगर को। ये थे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट अकबर के द्वारा किए गए अभियान जो उसने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए किए। एक सबसे जो लास्ट अभियान था अकबर का वो था 1601 ईस्वी में असीरगढ़ का अभियान। इसके बाद इसने कोई भी अभियान नहीं करा, मतलब अपने साम्राज्य विस्तार के लिए असीरगढ़ का अभियान। इससे सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर का अंतिम अभियान कौन सा था। तो आपको ये याद रखना है कि अकबर का जो अंतिम अभियान था वो कौन सा था? असीरगढ़ का अभियान अकबर का अंतिम अभियान था। इस अभियान के बाद 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है और उसको आगरा के पास सिकंदराबाद में दफनाया जाता है। आगरा के पास सिकंदराबाद में दफनाया जाता है। एक और जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है? अकबरनामा। इन सारी चीजों, ये जितनी भी हमने अभी तक बातें पढ़ी हैं, जो भी जानकारी हमें हासिल हुई है अकबर के विषय में, ये सारी जानकारी हमें किससे हासिल होती है? अकबरनामा से। इनके ऊपर लिखी गई इनकी बुक है जिसका नाम क्या है? अकबरनामा। और इसकी रचना किसने की थी?
अबुल फजल ने। कई बार इसका नाम भी पूछ लिया जाता है कि अकबर नामा की रचना किसने की है, तो किसने की है? अबुल फजल ने इसकी रचना की है। तो ये हमने पढ़ा अकबर के विषय में, उसके जीवन से संबंधित कुछ बातें, साथ ही साथ उसके साम्राज्य विस्तार के लिए किए गए अभियान। ये थे अकबर के कुछ अभियान जिनके बारे में आज हमने पढ़ लिया। इससे अगली वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे अकबर ने जो समाज के हित के लिए जो कार्य किए, प्रजा हित के लिए कार्य किए, कौन कौन से उसने प्रथाओं का अंत किया, कौन कौन से नए कर लगाए, समाज हित में उसने क्या क्या नीतियां बनाई, किन किन किलों का उसने निर्माण करवाया, इन सब के बारे में अगली वीडियो में हम अकबर के विषय में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।